हेलो बच्चों, देखो आज अपन चैप्टर 3 के लिए वीडियो नंबर लेकर के आए हैं 4th। और इस वीडियो के अंदर भी अपन आनुवांशिक शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। देखो इससे पिछला वीडियो भी अपना आनुवांशिक शब्दावली के ऊपर था, तो उसके अंदर मैंने आपको ये कहा था कि मेंडल के प्रयोग और मेंडल के नियमों को समझने के लिए कुछ तकनीकी शब्दों की आवश्यकता पड़ती है और उन्हीं तकनीकी शब्दों को क्या बोला जाता है, आनुवांशिक शब्दावली बोला जाता है। तो इससे पिछला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको 6 आनुवांशिक शब्दावली बताई थी। तो देखो अपने को टोटल जो आनुवांशिक शब्दावली 19 पढ़नी थी, उनमें से 6 मैं पिछले वीडियो में करवा चुका हूं आपको, और इस वीडियो के अंदर बची हुई जो 13 शब्दावली है वो बताने वाला हूं। तो 6 तो अपने पिछले वीडियो में हो गई है। यहां अपन 7 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 7वीं जो शब्दावली है वो क्या है, अपनी संकरण एवं संकर। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और एक नाम सुना होगा आपने, हाइब्रिड। हाइब्रिड बीज आते हैं, है ना। तो ये संकर जो है इसी को अंग्रेजी में अपन बोलते हैं हाइब्रिड। तो क्या होती है ये चीज, ध्यान देना। दो अलग अलग लक्षण वाले जनक है, एक नर है और एक मादा है। दो अलग अलग लक्षण वाले जनक है जो आनुवांशिक दृष्टि से समयुग्मजी है। तो ऐसे जनकों के मध्य यदि क्रॉस करवाया जाता है, जनन करवाया जाता है या निषेचन करवाया जाता है, तो वो क्रिया तो कहलाती है संकरण। और इस संकरण की क्रिया से जो संतति उत्पन्न होगी वो संतति कहलाती है संकर संतति। वो संतति क्या कहलाएगी, संकर संतति कहलाएगी। तो इसके लिए अपन क्या परिभाषा बोलेंगे कि जब दो विप्रियासी, विप्रियासी का मतलब है विपरीत लक्षणों वाले समयुग्मजी जनक जीवों के मध्य क्रॉस या निषेचन या जनन करवाया जाता है, तो वही क्रिया क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। और संकरण क्रिया से उत्पन्न संतति को क्या बोलेंगे अपन, संकर संतति कह देंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपके। विपरीत या अलग अलग गुण वाले दो समयुग्मजी जनक है जिनमें गुण अलग अलग है, उनके बीच में जनन करवाया जा रहा है, तो वो क्रिया संकरण कहलाएगी। और संकरण की क्रिया से जो नई संतति उत्पन्न होगी उसे क्या बोलेंगे, संकर संतति बोल देंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन जनक पीढ़ी की। तो जनक पीढ़ी क्या होती है, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के बीच में या जिन सजीवों के बीच में जनन करवाया जा रहा है वो क्या कहलाएंगे, जनक पीढ़ी कहलाएंगे। तो संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों में या जिन जीवों में संकरण करवाया जाता है उन्हें क्या बोला जाता है, जनक पीढ़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उनको जनक पीढ़ी बोला जाता है। अब देखो जनक पीढ़ी को अंग्रेजी में अपन पेरेंटल जनरेशन बोल रहे हैं। तो इस पेरेंटल जनरेशन को अपन, जनक पीढ़ी को अपन किससे दिखाते हैं, पी से दर्शाते हैं। किससे दिखाते हैं, पी से दर्शाते हैं। भाई यहां से पी उठा लिया है तो इसको किससे दिखाया जाता, पी से दिखाया जाता। तो क्या बोला अपन ने कि संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों में या सजीवों में संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। और जनक पीढ़ी को किससे दिखाया जाता है, पी से दिखाया जाता है। अब जनक पीढ़ी के पौधों में या सजीवों में जनन करवाया तो उससे अपने को क्या मिलेगी, संतति मिलेगी। तो जो संतति मिल रही है जनक पीढ़ी के पौधों के अंदर संकरण करवाने से जो संतति मिलेगी उसे अपन बोलेंगे प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी। तो जनक पीढ़ी में संकरण से प्राप्त संतति को प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी बोला जाता है। यानी कि इसके अंदर क्रॉस करवाने से जो संतति बनी वो F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी है। फिर इस F1 पीढ़ी के जो सजीव है या पौधे हैं उनमें भी जनन करवाया तो जो दूसरी पीढ़ी बनेगी, जो दूसरी संतति अपने को प्राप्त होगी इनसे, तो उसे अपन बोलेंगे द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में संकरण से प्राप्त संतति को क्या बोला जाता, द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी बोला जाता है। ठीक है, अब एक बात अपने को ध्यान में देनी है, देखो क्या है, जनक पीढ़ी जो भी अपन लेते हैं संकरण में उन दोनों के गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए
एक पौधा लंबा होगा और एक पौधा बोना होगा। तो जब इन दोनों पौधों में संकरण करवाया जाता है तो दोनों के ही जीन होते हैं, लंबे पौधे के भी जीन होते हैं और बोने पौधे के भी जीन होते हैं। लेकिन ये जो F1 पीढ़ी होती है इसमें केवल एक ही लक्षण देखने को मिलता है, यानी या तो लंबाई होगा पौधा या फिर बोना ही होगा। तो F1 पीढ़ी में वास्तव में होता क्या है कि जब लंबे पौधे और बोने पौधे में संकरण करवाया जाता है तो सभी पौधे F1 पीढ़ी में लंबे प्राप्त होते हैं। तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाएगा वो प्रभावी लक्षण होगा, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होगा वो अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। ठीक है ना। तो देखो यहां पर यही बात है, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण तो क्या है कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है। जिससे शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बोने पौधे में संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में लंबापन का लक्षण प्रकट होता है केवल। तो लंबापन यहां पर कौन सा लक्षण हो जाएगा? प्रभावी लक्षण हो जाएगा। दूसरा अप्रभावी लक्षण, तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है वो क्या कहलाता है? अप्रभावी लक्षण कहलाता है। जिसे शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे में अपन ने संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी के अंदर लंबापन का लक्षण प्रकट हुआ था, बोनेपन का लक्षण प्रकट नहीं हुआ था, तो वहां पर बोनापन क्या हो जाएगा? अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। बोनापन क्या हो जाएगा? वहां पर अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। तो इस तरीके से संकरण एवं संकर क्या होता है, बात समझ में आ गई अपने भाई। दो अलग अलग या विपर्यासी गुण वाले समयुग्मजी पौधे या सजीव उनके बीच में जनन या क्रॉस करवाया वो तो संकरण है, और उससे जो संतति बनेगी वो संकर संतति कहलाएगी। संकरण को अंग्रेजी में हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं और संकर को क्या बोला जाता है? हाइब्रिड बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद में जनक पीढ़ी, तो अपन ने क्या कहा भाई, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के बीच में जनन करवाया जाता है वो पौधे ही क्या कहलाते हैं? जनक पीढ़ी कहलाते हैं। और जनक पीढ़ी को किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। जनक पीढ़ी के पौधों में जनन करवाने से जो नई पीढ़ी प्राप्त होगी उसे अपन प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी बोलेंगे, और प्रथम पीढ़ी के पौधों में संकरण से जो नई संतति बनेगी उसको F2 पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी क्या कर देंगे? बोल देंगे। फिर हमने कहा भाई F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होगा वो प्रभावी लक्षण होगा, और जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होगा वो अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। तो आप इन शब्दावलियों को नोट करें। इसके बाद में मैं दूसरी शब्दावलियां लेकर के आता हूं आपके सामने, तो वीडियो को पॉज करिए और नोट कीजिए। अब इसके बाद में आप देखिए संकरण जो है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो संकरण के बारे में तो अपन ने जान लिया भाई, दो जनक है जिनके बीच में विपर्यासी लक्षण है, विपरीत लक्षण है, उन दोनों के बीच में जनन या क्रॉस करवाया गया है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। अब संकरण की क्रिया के अंदर जो विपर्यासी लक्षण हमने लिए हैं वो कितने जोड़ी है, इस आधार पर देखो संकरण जो है एक संकर संकरण होता है, द्विसंकर संकरण होता है, त्रिसंकर संकरण होता है और बहुसंकर संकरण होता है। एक संकर संकरण में अपन क्या करते हैं कि केवल एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन करते हैं। जैसे पादप की लंबाई है तो केवल लंबाई की वंशानुगति के ऊपर क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, उसके ऊपर ही अध्ययन करेंगे। या फिर एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रख करके करवाया गया संकरण क्या कहलाता है? एक संकर संकरण कहलाता है। एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण का मतलब क्या है? लक्षण तो एक ही होगा लेकिन उसके दो विपरीत रूप होंगे। जैसे लंबाई के लिए लंबापन और बोनापन, ये दोनों क्या है? एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण है। ठीक है। तो देखो एक संकर संकरण हम किसे बोलेंगे कि वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। केवल किसका अध्ययन किया जाएगा? एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? एक संकर संकरण बोला जाता है। अथवा ऐसे नहीं बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि एक जोड़ी विपर्यासी या विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर करवाए गए संकरण को क्या बोला जाता है? एक संकर संकरण बोला जाता है। अब इसमें ऐसा नहीं है भाई पौधे में और लक्षण नहीं है, और लक्षण है, लेकिन हम ध्यान केवल एक लक्षण पर या एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण पर ध्यान दे रहे हैं। हम ध्यान किस पे दे रहे हैं? एक लक्षण पर या फिर एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण पर ध्यान दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एक संकर संकरण कहलाएगा।
द्विसंकर संकरण, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, दो लक्षणों पर ध्यान देना है या फिर दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रख करके संकरण करवाना है। तो देखो इसके लिए क्या बताएंगे कि वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, द्विसंकर संकरण कहा जाता है। या फिर क्या बोला कि दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर करवाए गए संकरण को ही क्या बोला जाता है, द्विसंकर संकरण बोला जाता है। तो वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहेंगे, या फिर दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर करवाए गए संकरण को ही क्या बोलेंगे, द्विसंकर संकरण बोल देंगे। ठीक है। इसी तरीके से त्रिसंकर संकरण है, तो इसमें आपको क्या करना है, तीन जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का ध्यान रखना है या तीन लक्षणों की वंशागति का क्या करना, अध्ययन करना है। तो वही बात है, वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं, अथवा तीन जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर करवाया गया संकरण क्या कहलाता है, त्रिसंकर संकरण कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद में बहुसंकर संकरण, तो इसमें क्या होगा कि कई सारे लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाएगा। तो वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं, अथवा कई जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर किए गए संकरण को बहुसंकर संकरण कहा जाता है। तो समझ में आ गई बात आपको। एक संकर संकरण में एक लक्षण या एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण पर ध्यान रखा जाएगा। द्विसंकर संकरण में क्या होगा कि दो लक्षण या दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर ध्यान रखा जाएगा। त्रिसंकर संकरण में क्या होगा, तीन लक्षण या तीन जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर ध्यान रखा जाएगा। और बहुसंकर संकरण में क्या होगा, कई लक्षणों का या कई जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से ये संकरण हो गए। अब इसके बाद में तीन परिभाषाएं और लेकर के लौटूंगा, तो वीडियो को पॉज करके इनको उतारना है। तीन परिभाषाएं और बच रही है, वो लेते हैं फिर। अब इसके बाद में देखो, एक संकर अनुपात और द्विसंकर अनुपात। तो इसमें सीधी बात यह है कि एक संकर संकरण में जो अनुपात प्राप्त होगा, जो भी अपन ने सजीव लिए हैं उनके लक्षणों का अनुपात होता है, तो जो अनुपात प्राप्त होता है उसको तो एक संकर अनुपात बोला जाता है। और द्विसंकर संकरण में जो अनुपात प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, द्विसंकर अनुपात कहलाएगा। तो देखो, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को तो एक संकर अनुपात कहते हैं, और द्विसंकर अनुपात क्या है, द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपातों को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। तो यह अनुपात किसका प्राप्त होगा, आपको जो सजीव आपने लिए हैं उनके अंदर जो लक्षण है उन लक्षणों का यह अनुपात आपको प्राप्त होगा। इसके बाद में देखो व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण का मतलब है उल्टा संकरण। तो इसमें देखो, समझो आप एक बात को, मान लीजिए यहां पर आपने ले लिया नर पादप और यहां पर ले लिया मादा पादप। नर पादप के रूप में आपने कोई ए पादप लिया है और मादा पादप के रूप में आपने कोई बी पादप लिया है। नर पादप का जो जीन प्ररूप है वो कैपिटल टी है, और मादा पादप का जो जीन प्ररूप है वो स्मॉल टी है। तो एक संकरण तो आप इस तरीके से करवा रहे हो कि ये तो नर पादप और ये मादा पादप है। अब दूसरा जो प्रयोग करते हैं आप इसी तरीके का, उसमें स्थिति उल्टी कर देते हैं। जो नर पादप है उसको तो मादा पादप बना देते हैं, और जो मादा पादप है उसको नर पादप बना देते हैं, कुछ इस तरीके से। भाई पहला जो प्रयोग था उसके अंदर आपने जिसको नर बनाया था, जिस पौधे को नर बनाया था, दूसरे प्रयोग में उसको आपने क्या कर दिया, मादा बना दिया। और पहले प्रयोग में जिस पौधे को आपने मादा बनाया था उस पौधे को इस बार क्या कर दिया, नर बना दिया। तो ये दोनों जो संकरण है एक दूसरे के व्युत्क्रम संकरण कहलाएंगे। नर और मादा पादप कैसे बनाया जाता है, विपुंसन विधि के द्वारा। जिसको नर पादप बनाना होगा उसके अंदर तो अपन पुंकेसर रखेंगे, और जिसको मादा पादप बनाना होगा उसके अंदर अपन क्या करेंगे, स्त्री केसर रख लेंगे। तो देखो वही बात है यहां पर व्युत्क्रम संकरण के अंदर कि वह संकरण जिसमें ए पादप
को तो नर और बी पादप को क्या बना दिया गया, मादा बना दिया गया। पहला जो प्रयोग है उसमें ए पादप को नर और बी पादप को क्या बनाया गया है, मादा बनाया गया है, प्रयुक्त किया जाता, तथा दूसरे संकरण में ए पादप को तो क्या कर दिया, अब मादा बना दिया, और बी पादप को क्या कर दिया, नर जनक के रूप में प्रयुक्त कर दिया। तो उसे ही अपन ने क्या बोल दिया, व्युत्क्रम संकरण बोल दिया। ठीक है ना। तो वह संकरण जिसमें ए पादप को नर और बी पादप को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता, तथा दूसरे संकरण में ए पादप को मादा और बी पादप को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता, उसे ही क्या बोला जाता, व्युत्क्रम संकरण बोला जाता है। मतलब पहले वाले प्रयोग में जो नर था बाद में उसको मादा कर दिया, और पहले वाले प्रयोग में जो मादा था उसको दूसरे प्रयोग में क्या कर दिया, नर कर दिया। ऐसा यदि अपन ने संकरण कहीं पर किया है तो वो क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम संकरण कहलाएगा। तो वीडियो को पॉज करके इन बातों को भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।